हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 सीआरपीसी। सबसे पहला टॉपिक है पावर ऑफ कोर्ट्स। सेक्शन 26 कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट फॉर सच ऑफेंस विच शोन एज द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। जितने भी आईपीसी के सेक्शंस डिफाइंड है उनसे उनके अंडर में आने वाले ऑफेंसेस किसी भी हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जो भी फर्स्ट शेड्यूल में जिनके अगेंस्ट ट्राइबल बनाया गया उनके अकॉर्डिंग उनको ट्राई किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 जो भी 376 के डिफरेंट सब सेक्शंस के अंडर आने वाले जितने भी मैटर्स होते हैं शैल बी ट्राइड एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाय द कोर्ट प्रिसाइडेड बाय अ वीमेन। 376 रेप से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है और इसके भी जितने भी अलग अलग 376 A B C D E और जितने भी हैं उन सभी मैटर्स में जहाँ तक पॉसिबल हो उनका प्रिसाइडिंग जज जो होगी वो एक लेडी होंगी, एक वीमेन होंगी। Any offense under any other law shall, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no court is so mentioned, may be tried by the High Court, any such court by which such offense is known in the first schedule to be triable। हमने अभी ऊपर के सब सेक्शन में पढ़ा कि आईपीसी के अंडर में आने वाले सारे केसेस का ट्रायल कैसे होता है। इस अभी यहाँ पे हम सब सेक्शन भी डील करता है कि इसके अलावा जितने सारे और लॉज के अकॉर्डिंग अगर उनके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बना है तो उन कोर्ट्स में उनका मैटर चलेगा। अगर कोई कोर्ट नहीं मेंशन किया गया है, व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन, तो उनका ट्रायल होगा बाय द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में जैसा मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रायल होगा। यह था सेक्शन 26। सेक्शन 27 jurisdiction in the case of juveniles, any offense not punishable with death or imprisonment for life committed by any person who at the date when he appears or is brought before the court is under the age of 16 years may be tried by the court of chief judicial magistrate or by any court specially empowered under the Children's Act 1960 or under any other law for the time being in force providing for the treatment, training and rehabilitation of the youthful offenders। कोई भी ऑफेंस जो कि डेथ से पनिशेबल नहीं हो, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से पनिशेबल नहीं हो या फिर जो चाहे वो कोर्ट के आने के पहले या उसके बाद हुआ हो, अपेयर किया गया हो और अगर वो आदमी 16 ईयर से नीचे का होगा तो उसका मैटर या तो सीजीएम के कोर्ट में चलेगा या फिर चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंडर अगर कोई कोर्ट बना हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट या उस एरिया के लिए तो फिर उस स्पेशल कोर्ट में उसका मैटर चलेगा, जुवेनाइल कोर्ट्स जिनको हम बोलते हैं। Subsection so next section is section 28, sentences which high courts and session judges may pass। A high court may pass any sentence authorized by law। so 28 सेक्शन का पहला सबसेक्शन ये बोलता है कि हाई कोर्ट किसी भी तरह का सेंटेंस पास कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा दूसरा सब सेक्शन बोलता है अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर जैसे हमने हाई कोर्ट के लिए पढ़ा वो किसी भी तरह के कोई भी पनिशमेंट दे सकती हैं, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी किसी भी तरह का पनिशमेंट एज ए सेंटेंस पास कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने डेथ सेंटेंस पास किया तो उस केस में डेथ सेंटेंस तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि उसको हाई कोर्ट कंफर्म नहीं कर देता है। नेक्स्ट सबसेक्शन है एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एन एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो असिस्टेंट सेशन जज जो होंगे वो कोई भी ऐसा टर्म का जजमेंट नहीं दे सकते हैं जो कि 10 साल से ज़्यादा हो, डेथ पेनल्टी हो या आजीवन कारावास हो। यानी असिस्टेंट सेशन जज का जो कोर्ट होता है उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है वो है 10 साल। 29 सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। हमने पढ़ा हाई कोर्ट के अंडर में कोई भी सेंटेंस पास किए जा सकते हैं। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ये दो लोग डेथ सेंटेंस को इंक्लूड करके ये भी सारे सेंटेंसेस पास कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस देते हैं तो वो हाई कोर्ट के द्वारा पहले कंफर्म होगा फिर एग्जीक्यूट होगा।
इसके अलावा हमने पढ़ा कि असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं वो डेथ के सेंटेंस नहीं पास कर सकते हैं, आजीवन कारावास का सेंटेंस नहीं पास कर सकते हैं, और इसके अलावा वो कोई भी ऐसी सजा जो 10 साल के ऊपर हो वो नहीं पास कर सकते हैं असिस्टेंट सेशन जज। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 29 के अंदर कि मजिस्ट्रेट्स का क्या पावर होता है। तो सबसे पहले आता है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजन फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। यानी कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 7 साल की सजा दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकते हैं, आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं, और डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हैं। The court of magistrate of first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years। और इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ जो होते हैं ऑफ फर्स्ट क्लास वो मैक्सिमम 3 साल तक की सजा दे सकते हैं, उसके ऊपर नहीं दे सकते हैं, और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, और फाइन 10,000 रुपीज से ज़्यादा या फिर दोनों, इन दोनों से ज़्यादा वो नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज और बोथ। और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास अगर हैं वो, तो वो मैक्सिमम 1 साल तक की सजा दे सकते हैं और फाइन दे सकते हैं जिसका अमाउंट 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है, या फिर इन दोनों को कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। And next subsection है the court of chief metropolitan magistrate shall have the powers of the CJM and metropolitan magistrate shall have the powers of the court of judicial magistrate of first class। तो जहाँ भी हमने भी पढ़ा तो अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो उनके पास भी 3 साल तक की सजा देने का अधिकार होगा, और अगर फाइन जो है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होंगे वो भी शैल हैव द पावर ऑफ कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके पास सीजेएम की जो अथॉरिटी होती है, यानी 7 साल की सजा तक वो दे सकते हैं, डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते हैं, आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट वो किसी को अवॉर्ड कर सकता है किसी सर्टेन टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। यानी वो आदमी, अगर किसी आदमी को फाइन देने का पनिशमेंट हुआ था और अगर वो आदमी पनिशमेंट फाइन नहीं देता है तो उस केस में उसके बदले में कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट उसको इम्प्रिजनमेंट कर सकती है, प्रोवाइडेड कि ये जो भी इम्प्रिजनमेंट होगा इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। तो जो भी हमने मजिस्ट्रेट के पावर में पढ़ा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ सब्सटेंसिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। और मैक्सिमम ड्यूरेशन किसी भी मजिस्ट्रेट को जितनी अथॉरिटी दी गई है जो हमने अभी पढ़ा है, और अगर ये इम्प्रिजनमेंट सब्सटेंटिव पार्ट होता है तो फिर उस केस में उस मजिस्ट्रेट का जितना कॉम्पिटेंट होता है देने के, उससे 1/4 से ज़्यादा उसको वो नहीं दे सकता है डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। The imprisonment awarded under this section may be in addition to the substantive sentence of imprisonment for the maximum term awarded by the magistrate under section 29। और ये कोई ऐसा मैटर जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट भी किया गया था और साथ में फाइन भी दिया गया था, सॉरी, अगर किसी मैटर में इम्प्रिजनमेंट भी किया गया था और फाइन भी किया गया था, उस मैटर में अगर फाइन वो आदमी नहीं पे करता है तो उस केस में जो मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो दिया गया था उसके बाद ये चलेगा। सेक्शन 31 सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। अगर कभी भी एक से ज़्यादा मैटर्स के लिए कोई ट्रायल चलता है, एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए कोई ट्रायल चलता है, तो उस केस में कन्विक्शन कैसे होती है। When a person is convicted at one trial of two or more offences, the court may, subject to the provision of Section 71 of the IPC, sentence him for such offences to the several punishment prescribed thereof, within which court is competent to inflict। अगर कभी किसी आदमी के एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए कोई ट्रायल चलता है तो कोर्ट चाहे तो सेक्शन 71 आईपीसी के अकॉर्डिंग प्रोविजन के अंडर उसको मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए सेंटेंस कर सकती है, सेवरल पनिशमेंट्स, मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए मल्टीपल पनिशमेंट्स कर सकती है जो वो कॉम्पिटेंट हो करने के लिए। Such punishments when in consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently। कोर्ट चाहे तो उनको बोल सकती है कि ये इस ऑफेंस के लिए एक बार में या तो एक खत्म होने के बाद दूसरा पनिशमेंट शुरू होगा, या फिर उनको बोल सकते हैं कि सारे पनिशमेंट्स एक साथ चल सकती है। कंकरेंट मतलब सब पनिशमेंट साथ में चलते हैं और एक के बाद एक कंजिक्यूटिव या सब्सिक्वेंट। कंजिक्यूटिव सेंटेंस का मतलब कि वहाँ पर एक के बाद दूसरा चलता हो।
तो अगर सपोज़ किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंडर में जो आते हैं मजिस्ट्रेट, उनको 3 साल तक की पनिशमेंट देने की अथॉरिटी है। तो उस केस में अगर किसी आदमी ने मल्टीपल ऑफेंसेस किया हो, तो हर ऑफेंसेस के लिए उनको 3-3 साल की सज़ा दी जा सकती है उस मजिस्ट्रेट के द्वारा। In the case of consecutive sentences, it shall not be necessary for the court, by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence, to send the offender for trial before a higher court. और अगर किसी ऑफेंस में ऐसा होता है कि उसमें मल्टीपल ऑफेंसेस होते हैं, हर ऑफेंस की जो सज़ा होती है वो अगर इस किसी भी मजिस्ट्रेट के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर आती है, तो सिर्फ इस रीज़न से कि इन सभी को मिला देने से ये मैटर का जो पीरियड है वो उसके कॉम्पिटेंस के बाहर आता है, वो उस मैटर को हायर कोर्ट में सेंड नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड सबसेक्शन ए, इन नो केसेस शैल सच पर्सन बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर टर्म देन 14 ईयर्स। लेकिन किसी भी ऐसे टर्म में कभी भी किसी आदमी को 14 साल से ज़्यादा की सज़ा इस इन सारे मैटर्स के लिए नहीं दी जा सकती है। एंड दूसरा सबसेक्शन है, एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। और ये मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए एक से एक सज़ा के लिए मैक्सिमम जितना वो कोर्ट देने के लिए कॉम्पिटेंट होता है, उससे डबल से ज़्यादा पनिशमेंट उसको नहीं दिया जा सकता है। यानी अगर 3 डिफरेंट मैटर्स के लिए 3-3 साल की सज़ा होती है, लेकिन अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर वो सेंटेंस पास करता है, तो उस केस में वो मैक्सिमम 6 इयर्स का ही पनिशमेंट दे सकता है, जिसमें से 3 इयर्स और 3 इयर्स एक के बाद एक कंसेक्यूटिव चलेंगे। Subsection 3. For the purpose of appeal by a convicted person, the aggregate of the consecutive sentences passed against him under this section shall be deemed to be a single sentence. और इस तरह के जितने भी एग्रीगेट ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस होंगे उनको एक सिंगल सेंटेंस माना जाएगा अपील के लिए। Section 32. Mode of conferring power. In conferring powers under this code, High Court or the state government, as the case may be, may by order empower persons specially by name or in virtue of their offices or classes of officials, generally by their official titles. और ऐसे सारे मैटर्स में हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी आदमी पे उनको एम्पावर कर सकती है। वो एम्पावरमेंट आइदर बाय नेम हो सकता है, उस आदमी को किया जा सकता है कि इस आदमी को ये पावर, ये अथॉरिटी दी जाती है, या फिर उस वो आदमी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के लिए दिया जा सकता है, उसके जो ऑफिशियल टाइटल है उस ऑफिशियल टाइटल को दिया जा सकता है। तो ऑफिशियल टाइटल को देने का डिफरेंस ये रहेगा कि अगर वो आदमी उस पोजीशन से हट भी जाता है, तो उसके जगह पे जो भी दूसरा आदमी रहेगा वो भी सेम पावर उसके पास भी रहेंगे। Subsection 2. Every such order shall take effect from the date on which it is communicated to the person so empowered. और ये जिस डेट को उसको कम्युनिकेट किया जाएगा उस दिन से एप्लीकेबल होगा। Section 33. Power of officers appointed. Whenever any person holding an office in the service of government who has been invested by the High Court or the state government with any powers under this code throughout any local area is appointed to an equal or higher officer of the same nature within a local area under the same government, state government, he shall, unless the High Court or state government, as the case may be otherwise direct or as otherwise directed, exercise the same powers in the local area in which he is appointed. किसी भी आदमी को जिसको जो होल्ड करता है किसी ऑफिस को सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, जिसको इन्वेस्ट किया है हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पावर इस कोर्ट के अंदर थ्रू आउट द लोकल एरिया जिसे उसको दिया गया है, अगर वो आदमी को किसी इक्वल या हायर ऑफिसर के रूप में उसको अपॉइंट किया जाता है उस एरिया के लिए, तो अनटिल अनलेस हाई कोर्ट और सुपर को उसको अगर अलग से डायरेक्ट नहीं करती है, तो उसके पास वही अथॉरिटी रहेगा जो उस पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो अथॉरिटी होती है, लेकिन किसी सर्टेन टाइम के लिए अगर उसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, तो उस वक्त सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, तो उस केस में वो उस ड्यूरेशन के लिए उसके पास वही अथॉरिटी और पावर्स होंगे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास होंगे। और उसी तरीके से अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को किसी सर्टेन ड्यूरेशन के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, तो उस आदमी के पास वही सारे अथॉरिटी और पावर होंगे जो एक उस एरिया के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे वो सेम गवर्नमेंट होना चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। और ये सेम नेचर का होना चाहिए। उसको किसी दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में आप पावर देंगे, उनको अगर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, और उसी तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरह अपॉइंट नहीं किया जा सकता है।
सेक्शन 34 विड्रॉल ऑफ पावर्स। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अभी हमने पढ़ा कि उनको पावर दे सकती है, उसी तरीके से उसका रिवर्स ये है विड्रॉ और पावर, कि हाई कोर्ट या स्टेट कोर्ट जैसा केस में हो, वो जो भी पावर इन किसी भी आदमी को दिया गया है अपनी किसी भी या उस किसी ऑफिसर को सबॉर्डिनेट जो है, उन सभी से वो पावर विड्रॉ कर सकती है। एनी पावर कन्फर्ड बाय द सीजीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे बी विड्रॉन बाय रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट बाय whom such power were conferred। और अगर कोई सीजीएम ने या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, अगर किसी भी मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और सीजीएम ने किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर कोई पावर और अथॉरिटी दी है, तो उससे वो चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। सेक्शन 35 पावर ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। जब भी किसी कोई पोस्ट पे कोई आदमी रहता है, तो जो पावर अथॉरिटी उस आदमी के पास होती है, वो आदमी अगर किसी जगह से रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा आदमी आता है, तो उसके पास भी वही पावर और अथॉरिटी ड्यूटीज होंगी। Subject to the other provision of this code, power and duties of a judge or a magistrate may be exercised or performed by his successor in office। सक्सेसर इन ऑफिस का मतलब उस आदमी को उसके ऑफिशियल ड्यूटीज को जो आदमी सक्सेस करता है उसके बाद जो उस पोस्ट पे अपॉइंट होता है। सबसेक्शन 2 बोलता है व्हेन देयर इज अ डाउट as to who is the successor in office of any additional or assistant session judge shall determine by order in writing the judge who shall for the purpose of this code or any other proceeding or order thereunder be deemed to be successor in office of such additional or assistant session judge। अगर कभी ये डाउट हो कि एक एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज का कौन सक्सेसर इन ऑफिस होगा, तो सेशन जज बाय ऑर्डर राइटिंग में वो किसी भी जज को अपॉइंट करेंगे कि इस आदमी का, इस एडिशनल या इस असिस्टेंट सेशन जज का कौन सक्सेसर इन ऑफिस है। Subsection 3 when there is any doubt as to who is the successor in office of any magistrate, the chief judicial magistrate or the district magistrate as the case may be shall determine by order in writing the magistrate who shall for the purpose of this code or any proceeding or order thereunder be deemed to be successor in office of the such magistrate। तो अभी पिछले वाले में हमने पढ़ा सबसेक्शन में जहाँ पर एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज की बात की गई थी, अब यहाँ पे इस वाले सबसेक्शन में मजिस्ट्रेट की बात करते हैं कि अगर कभी हु इज इन द सक्सेसर ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, दो यहाँ पे सीजेएम जो होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसा भी केस हो, वो डिटरमाइन करेंगे सेम बाय ऑर्डर करेंगे राइटिंग में कि कौन सा मजिस्ट्रेट उस पार्टिकुलर पर्पस के लिए, उस प्रोसीडिंग के लिए इस मजिस्ट्रेट का सक्सेसर इन ऑफिस होगा। तो ये था, हम यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंक्लूड होता है। थैंक यू वेरी मच।